नमस्ते क्लास। आज की इस खास केस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। एक लॉ प्रोफेसर के तौर पर मैंने अक्सर छात्रों को एक बहुत ही आम गलती करते हुए देखा है। जब भी हम प्रशासनिक कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मामलों को पढ़ते हैं तो छात्र अक्सर भारी भरकम कानूनी शब्दावली या लीगल जार्गन में इतना खो जाते हैं कि जो असली मुख्य सिद्धांत है उसी से उनका ध्यान भटक जाता है। तो देखिए, आज हम जिस विश्लेषण से गुजरने वाले हैं वो सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक परीक्षा मास्टर क्लास है। आज हम सोनिक इंडस्ट्रीज बनाम राजकोट नगर निगम मामले को डिकोड करेंगे। इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हम समझेंगे कि एग्जाम में टू द पॉइंट कैसे रहना है और परीक्षक को ठीक वही कैसे देना है जो वो खोज रहा है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज का हमारा सिलेबस बहुत ही स्पष्ट और एग्जाम फोकस्ड है। पहला, मुख्य कानूनी विवाद। दूसरा, तथ्य और कानूनी मुद्दे। तीसरा, राजकोट बनाम गुजरात की मिसालें। चौथा, धारा 77 और पहुंच। और अंत में परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही जरूरी टाइम मैनेजमेंट टिप्स। चलिए सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, मुख्य कानूनी विवाद यानी प्रत्यायोजित विधान, जिसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। अब बिना किसी भारी भरकम लीगल जार्गन के इस पूरे विवाद के कोर को समझते हैं। मान लीजिए कि किसी शहर की नगर पालिका एक नया टैक्स लगाती है, लेकिन शहर के नागरिक अदालत में जाकर दावा करते हैं कि साहब, इस टैक्स का नोटिफिकेशन तो सही तरीके से पब्लिश ही नहीं हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक या प्रोसीजरल फ्लॉ पूरे के पूरे नियम को अमान्य कर सकती है? असल में ये केस इसी दिलचस्प टकराव के बारे में है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, तथ्य और कानूनी मुद्दे। और हाँ, यहाँ हमारा मंत्र है, इसे संक्षिप्त रखें। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि एग्जाम में आपको ठीक ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। उत्तर पुस्तिकाएं चेक करने वाले लंबी चौड़ी कहानियां नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें सटीक बुलेट पॉइंट्स चाहिए। तथ्य एकदम सीधे हैं। राजकोट नगरपालिका ने शहर की इमारतों और जमीनों पर टैक्स लगा दिया। सोनिक इंडस्ट्रीज ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि जिन नियमों के तहत ये टैक्स लगा है वे तो ठीक से पब्लिश ही नहीं हुए थे। तो हमारा मुख्य मुद्दा क्या बना? मुद्दा ये बना कि क्या राजकोट नगरपालिका ने प्रकाशन के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो टैक्सेशन रूल्स को लागू करने के कानूनी मानकों को संतुष्ट करता है। बस फैक्ट्स और इश्यूज में आपको इतना ही लिखना है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, राजकोट बनाम गुजरात मिसाल। ये प्रशासनिक केस लॉ में मिसालों का एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें अक्सर दो अलग अलग कानूनी स्टैंडर्ड्स आपस में टकराते हुए दिखते हैं। अगर पिछला मामला याद करें तो एक बहुत ही चर्चित केस था गुजरात एग्रीकल्चरल कमोडिटी केस। उस मामले में अदालत ने एक बहुत ही कठोर आवश्यकता तय कर दी थी। उनका कहना था कि नोटिफिकेशन को अनिवार्य रूप से एक स्थानीय गुजरात समाचार पत्र में ही प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये काफी सख्त या रिजिड रवैया था, है ना? लेकिन इसके ठीक विपरीत राजकोट सोनिक इंडस्ट्रीज का मामला है। यहाँ हम एक अधिक लचीले या फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि किस अखबार में इश्तिहार दिया गया, बल्कि इस बात पर था कि क्या नियमों का व्यापक रूप से अनुपालन किया गया, क्या वे नियम आम जनता की पहुंच में थे। इसी के साथ हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, धारा 77 और पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी। आखिर कानून का असली इरादा क्या है? और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाता है कि कठोर कानूनी आवश्यकताओं और व्यापक प्रशासनिक दायित्वों के बीच क्या फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए कराधान अधिनियम की धारा 77 को बारीकी से परखा। इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। एक कठोर आवश्यकता ये होगी कि कोई व्यक्ति जानकारी देने के लिए सिर्फ एक फिजिकल टेलीग्राम ही भेजे, और अगर टेलीग्राम नहीं भेजा तो सब कुछ अमान्य। लेकिन एक व्यापक दायित्व क्या है? वो ये है कि किसी भी तरह ये सुनिश्चित किया जाए कि सामने वाले को संदेश मिल गया है और उसने उसे समझ लिया है, फिर चाहे उसे टेक्स्ट किया गया हो, ईमेल किया गया हो या चौराहे पर लाउडस्पीकर से चिल्लाकर बताया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी व्यावहारिक नजरिए को अपनाया। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिल्कुल इसी तरह काम करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 77 का मुख्य जनादेश या मैंडेट ये है कि जब भी कोई नया नियम बने तो उसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों के बीच पारदर्शिता और जागरूकता लाना होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लोगों को वास्तव में पता होना चाहिए कि उन पर क्या नियम लागू हो रहे हैं। इस बात पर बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए कि नोटिस का फॉन्ट साइज क्या था या वो किस विशेष कागज पर छपा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशन शब्द की जो व्याख्या की
वो आपको परीक्षा में जरूर कोट करनी चाहिए। अदालत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि प्रकाशन का असली सार नियमों को उन लोगों तक सुलभ बनाने में निहित है जो इन नियमों से प्रभावित होने वाले हैं। और बस इसी सटीक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राजकोट नगरपालिका ने नियमों को जनता तक पहुंचाने का अपना दायित्व पूरी तरह निभाया था। उन्होंने सोनिक इंडस्ट्रीज की अपील खारिज कर दी और म्यूनिसिपैलिटी के नियमों को बरकरार रखा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाशन कोई कठोर प्रक्रियात्मक बाधा नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहारिक कर्तव्य है। ये एक सिंगल लाइन आपको याद कर लेनी है। एग्जाम के निष्कर्ष के लिए ये एक परफेक्ट सेंटेंस है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन 5 पर, परीक्षा समय प्रबंधन टिप्स। देखिए, आपको दुनिया भर का सारा कानून पता हो सकता है, लेकिन अगर आपका पेपर ही समय पे पूरा नहीं हुआ तो सब बेकार है। लॉ एग्जाम्स में टाइम खत्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो ये है कि छात्र तथ्यों को बहुत ज़्यादा समझाने लगते हैं, पूरी कहानी लिखने बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरी ये 5 स्टेप रणनीति हमेशा याद रखें। पहला, केस का नाम एकदम सटीक लिखें। दूसरा, तथ्यों को सिर्फ 3 लाइनों के सारांश में समेटें। तीसरा, 1 या 2 कोर कानूनी मुद्दे बताएं। चौथा, अदालत का तर्क या रीजनिंग दें। और 5वां, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, वहीं लिखना बंद करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें अब प्रक्रियात्मक बारीकियों से ज्यादा जनता की जागरूकता को महत्व देती हैं। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आधुनिक प्रशासनिक कानून में एक सख्त प्रक्रिया को किस हद तक लचीला बनाया जा सकता है, इससे पहले कि वो जन जागरूकता के लिए ही खतरा बन जाए? सरकारी शक्ति और जनता को सही नोटिस देने के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? इस पर विचार करें और अपने आगामी एग्जाम्स में इस केस स्टडी को एक सॉलिड फ्रेमवर्क की तरह उपयोग करें। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।